नमस्कार, मैं हूं देवानंद और आज हम सभी बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ जो योजना है वह आर्म्ड फोर्स के नॉन कमीशन ऑफिसर कैटेगरी के सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इन सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत हर साल लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं अग्निपथ स्कीम की मुख्य बातें क्या हैं। तो पहली बात, यह योजना सेना के तीनों अंगों की भर्ती करवाएगी और यह केवल नॉन कमीशन ऑफिसर या जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी के सिपाहियों की भर्ती ही करेगी। एक बात तो साफ है कि यह ऑफिसर रैंक के किसी भी सेना की भर्ती नहीं करेगी। दूसरी बात यह कि अग्निवीरों का चयन मात्र 4 सालों के लिए किया जाएगा और 4 साल के बाद जो सबसे कुशल 25% अग्निवीर होंगे उन्हें अस्थायी रूप से नियमित कर दिया जाएगा भारतीय सेना में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस योजना के तहत हर साल लगभग 50,000 युवाओं को अग्निवीर बनाया जाएगा और यह भर्ती साल में 2 बार आएगी। चौथी बात, अग्निवीरों का वेतन पहले साल 30,000 होगी, जिसमें से 21,000 उन्हें इन हैंड प्राप्त होगा और जो 9,000 बचे वह अग्निवीर कार्पस फंड में डाल दिया जाएगा और उतने ही पैसा भारत सरकार उसमें जमा करेगी। इस तरह से चौथे साल में उनका वेतन बढ़ करके 40,000 हो जाएगा, जिसमें से 28,000 उन्हें इन हैंड मिलेगा और 12,000 उनके अग्निवीर कार्पस फंड में चला जाएगा और अंत में रिटायरमेंट के समय उन्हें यह अग्निवीर कार्पस फंड में जितने भी पैसे जमा हुए हैं वह उन्हें सेवा निधि के रूप में प्राप्त होगी, जो कि कुल अमाउंट लगभग 12 लाख हो जाते हैं, 11,71,000। अगली बात करें तो रिटायरमेंट पर एक मेरिट पर आधारित अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 18 लाख का लोन प्राप्त हो सकता है और इस अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र के तहत उन्हें अन्य बल जैसे CAPF, आसाम राइफल्स एवं अन्य राज्य सरकार के सेना में 10% आरक्षण के साथ उन्हें छूट दिया गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 का। तो पहले सिख, गोरखा आदि रेजिमेंट हुआ करता था। अब उन रेजिमेंटों के स्थान पर अग्निवीरों की भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि इस योजना को लेकर सरकार का क्या तर्क रहा है, सरकार इस योजना के बारे में क्या कह रही है। इस योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को देश सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सेना में बहाल होने का एक मौका मिलेगा। दूसरा तर्क यह है कि आने वाले 50 सालों में जब भारत के युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही होगी, उस समय भारतीय सेना का औसत आयु जो वर्तमान में 32 वर्ष है, उस समय 26 वर्ष तक ही रहेगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि हमारी जो फौज है वह पूरे विश्व में सबसे यंग मानी जा सकती है। तीसरा पॉइंट यह है, जो भारतीय सरकार का तर्क है कि 25% अग्निवीर को भारतीय सेना में अस्थायी रूप से रिटेन कर लिया जाएगा और जो बचे 75% अग्निवीर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और उनको रिटायरमेंट के रूप में, सेवानिधि के रूप में लगभग 12 लाख रुपए उन्हें प्राप्त होगी, जिससे कि वह आर्थिक रूप से 25 वर्ष की उम्र में ही मजबूत हो जाएंगे और भारतीय सेना में होने की वजह से वह डिसिप्लिन्ड और मानसिक रूप से मजबूत होंगे।
पांचवा बात यह है कि इन सैनिकों को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र जो प्रदान किए गए हैं रिटायरमेंट के समय में, वह क्या है, उससे वह 18 लाख का लोन प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य संस्थाओं में या अन्य बलों में, राज्य पुलिस बलों में उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया है। और अब बात करते हैं छठे लॉजिक की, तो अग्निवीरों को पेंशन इस योजना के तहत नहीं दिया जाएगा। तो इसके तहत भारतीय सरकार का तर्क है कि पेंशन में दिए जाने वाले जो भी पैसे हमें बचत होगी, उन पैसों से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और साथ ही साथ नए तकनीकी आधार पर आधारित हथियारों का आयात किया जाएगा या फिर अपने ही देश में उसका निर्माण किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना की वास्तविकता क्या है, आखिर क्यों लाई गई यह योजना, अग्निपथ योजना आखिर क्यों लाई गई। तो यह आपको क्लियर कहते हुए बताते हैं। इससे पहले कि आपको यह बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है। यह जो पहले से चली आ रही रैली भर्ती प्रक्रिया थी भारतीय सेना में, उसी को विस्थापित करके लाया गया है। यह जिन अग्निवीरों की भर्ती कराई जाएगी, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से वही है जो पहले हुआ करता था। मतलब इनके भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यह न तो कोई पैरेलल रिक्रूटमेंट व्यवस्था है और ना ही कोई नई रिक्रूटमेंट व्यवस्था है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस योजना को लाने का मुख्य वजह क्या थी। पहला वजह डिफेंस में मैन पावर को कम करना। अब कम क्यों करना है, इसकी बात आपको बताते हैं। एक आंकड़ा से इसे समझिए। वर्ष 2022-23 में जो बजट पेश हुआ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें इसका बाइफरगेशन करेंगे तो इस अमाउंट का 5.25 लाख करोड़ रुपए का 51% इंडियन आर्मी को, 23% एयरफोर्स को और 19% नेवी को प्राप्त हुए। और इससे बचने के बाद मात्र 6% DRDO को प्राप्त हुए हैं। अब इसमें सभी को मिलाकर उनके जो एम्प्लॉई हैं, सेना हैं, इनके सैलरी, पेंशन और फूडिंग लॉजिंग में लगभग इन सबों को मिलाकर लगभग 3.18 लाख करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि सेना के सैलरी, पेंशन और उनके खाने रहने पर पूरे रक्षा बजट का, डिफेंस बजट का 60% अमाउंट खत्म हो जाती है। तो यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि यदि सेनाओं की संख्या कम कर दी जाए तो यह जो अमाउंट बचेगा उसका उपयोग हम लोग सेना के आधुनिकीकरण में कर सकते हैं, तकनीकी में कर सकते हैं, रक्षा अनुसंधानों को और विस्तृत करने में कर सकते हैं। दूसरी यह बात है कि आर्मी का औसत उम्र कम करना। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उस समय सुब्रमण्यम समिति बनी थी। उस समिति की सिफारिश भी यह थी कि भारतीय सेना का औसत उम्र जो वर्तमान में 32 वर्ष है, इसको कम किया जाए। तो इस योजना के तहत, जो भी अग्निपथ योजना है, भारतीय सेना का औसत उम्र 26 वर्ष करने की योजना बनाई जा रही है। तीसरी बात यह है कि सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए उनके पेंशन को खत्म किया जा रहा है, ताकि DRDO जैसी संस्था का विकास किया जाएगा। भारत को अपने आधुनिक हथियारों बनाने में आत्मनिर्भर करना है तथा सेना का आधुनिकीकरण करना है। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के विरोध में होने वाले आंदोलन की वजह क्या है। ये जो बच्चे सड़कों पर दिख रहे हैं, यह कोई पागल इंसान नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना भी जायज़ है, जिसे हम लोग यहाँ समराइज कर रहे हैं। बच्चे 4 साल फौज में भर्ती होने की तैयारी करते हैं और इसके बाद
एक योजना आती है और उस योजना में यह कहा जाता है कि अब सेना में भर्ती मात्र 4 सालों के लिए की जाएगी। क्या यह सही है? 2019 के लोकसभा में एक डाटा प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी सरकार ने 2016-17, 17-18 और 18-19 इन 3 सालों को मिलाकर लगभग 1.65 लाख इंडियन आर्मी को रिक्रूट किया है। और पिछले 2 सालों से मतलब 19 के बाद यह भर्ती बंद है। साथ में इस योजना को आने के बाद पहले से उतनी वैकेंसी पड़ी हुई है। 2 सालों की वैकेंसी रुकने की वजह से इतनी वैकेंसी पहले से पड़ी हुई है। और इस योजना के आने से जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो कोरोना की वजह से कुछ रुकी हुई भी थी, उनके कुछ स्टेप्स, जैसे में किसी का वेरिफिकेशन बाकी था, ऐसे प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, जिससे बच्चे सड़कों पर उतर आए। ना के तहत जो सिपाही बन रहे हैं, सैनिक बन रहे हैं, यह जब 4 साल जॉब करके आएंगे तो फिर उनकी जॉब सिक्योरिटी तो रही नहीं और न ही उसके बाद कोई लाइफ सिक्योरिटी रही। इनको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिला है, ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ना इनके शहादत पर इनके परिवार को कुछ राहत मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आंदोलन न करें तो क्या करें? इतना ही नहीं, अग्निवीरों को रिटायरमेंट में पेंशन भी नहीं है। और बच्चों का यह तर्क है कि अग्निवीर जो देश की सीमा पर तैनात होंगे, जो लड़ेंगे देश के लिए, अपने जान हथेली पर रखे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है। और जो आराम से संसद में बैठे हुए हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वह एक कार्यकाल के लिए भी यदि चुने जाते हैं तो उन्हें आजीवन पेंशन मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान को एमएलए और एमपी दोनों के लिए उन्हें पेंशन प्राप्त हो रहे होते हैं। यह जो व्यवस्था लाई जा रही है, यह मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट सिस्टम है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फैसिलिटी प्रदान नहीं की जा रही है। अग्निवीर से ज़्यादा अच्छा तो रिटायरमेंट प्लान गवर्नमेंट किसी ग्रुप डी कर्मचारी का है। ये तो रही बच्चों की बात। अब हम लोग बात करते हैं अग्निपथ योजना के कुछ मिसकैलकुलेशन। जैसा कि मुझे जो लगता है मैं वो आपको बताता हूँ कि एक्सिक्यूशन ऑफ दिस स्कीम, सबसे पहले इस योजना को, मेरा मानना है कि सबसे पहले इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करना चाहिए था। इसमें क्या होता कि या तो इस योजना को, इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को, यह जो व्यवस्था आई है, इसे पुरानी वाली भर्ती थी उसके पैरेलल में इसे डालकर चेक किया जाता, या फिर किसी 2-4 आर्म्ड फोर्स की भर्ती में इसे लागू करके देखा जाता। मतलब मेरा ओवरऑल यह का नाम था कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए था। दूसरी बात यह कि यह बजट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक डाटा मुझे प्राप्त हुआ था कि एक जवान को पूरे ट्रेनिंग के दौरान लगभग एक जवान पर 80 से 85 हज़ार खर्चा होता है उनके ट्रेनिंग पर। अब खर्चे तो उतने ही होने वाले हैं ट्रेनिंग के दौरान। यदि मानते हैं कि यह ट्रेनिंग 6 महीने की करवा रहे हैं तो खर्चे आधे हो जाएंगे। लेकिन पहले आप 1 साल की ट्रेनिंग करवा रहे थे, जिसमें वह 1 साल का ट्रेनिंग किया हुआ सैनिक आने वाले फुल टाइम, लॉन्ग टाइम तक वह सर्विस दे रहा था इंडियन आर्मी को। लेकिन यह 6 महीने का जो सिपाही है मात्र 4 साल ही सर्विस दे रहा है, तो खर्चा लगभग उतना ही होने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि यह योजना सही है या गलत है, मैंने सबके ओपिनियन आपके सामने रखा। अब आप कमेंट करें कि यह योजना कैसी है, गलत है या सही है, आपको इस क्या लगता है, अपना विचार कमेंट में प्रस्तुत करें।
हालांकि यह जो सरकार नीतियाँ लाई है, तो जो नीति निर्माता बैठे हुए हैं वह कुछ अच्छा सोचकर ही यह नीति बनाए होंगे। ऐसे भी उनका किसी भी युवाओं से ना कोई बैर है, ना कोई दुश्मनी है, लेकिन फिर भी यदि इतने आंदोलन हो रहे हैं तो इसमें सोचने की या इसमें सुधार करने की गुंजाइश दिख रही है। एक बात तो यह मानना पड़ेगा कि भारतीय सेना में रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जो यह सरकार करना चाह रही है, लेकिन रिफॉर्म करने से पहले लोगों की राय, लोगों की क्या राय है, लोग इससे क्या उम्मीदें रखते हैं, इसमें क्या सुधार की गुंजाइशें हैं, एक बार इससे जांच पड़ताल बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेना चाहिए था। तो मैं इस वीडियो के दौरान ना किसी का विरोध में बोला हूं और ना ही किसी के पक्ष में, जो जैसा था वैसा मैंने आपके सामने रखा। तो आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप जागरूक बने, चीज़ों को समझें, जानें और एक जिम्मेवार नागरिक बने। धन्यवाद।